हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लासेस। और अपना नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि हमने सबसे पहले एनर्जी डिस्कस किया था, फिर हमने एनर्जी की फॉर्म्स डिस्कस की थी। तो जो हमारे सिलेबस में है वो है मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी में भी हमने दो फॉर्म पढ़ी थी, क्या क्या, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हमने पढ़ा था क्या कि जो हमारी टोटल एनर्जी है, ठीक है, जैसे एनर्जी की अगर हम बात करें, ठीक है, एनर्जी, तो एनर्जी हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स में होती हैं, ठीक है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस केमिकल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी। और इस तरह से हमारे पास एनर्जी जो है बहुत सारी फॉर्म्स में होती है। हमारे नेचर में जो अवेलेबल है हमारे पास जो है वो ये बहुत सारी है। और इसमें हम क्या करते हैं, इनका कन्वर्जन करते रहते हैं। क्यों? अपने काम के लिए, मतलब अपने किसी भी वर्क के लिए, अपने किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, या हमें किसी, जैसे मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, या मैकेनिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करके करेंगे क्या? जैसे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए बट हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जनरेटर, जनरेटर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप क्या करते हो, उसमें एक रोटेशन, एक रॉड होती है, उसको रोटेशन प्रोवाइड करते हो। वो रोटेशन आप किस फॉर्म में देते हो? मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में। जनरेटर आपको क्या देता है? करंट देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ओके। और भी हमारे पास डैम होते हैं, डैम पर भी हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास घर में एक मोटर होती है, मोटर क्या करती है, जो मोटर पंप होता है ना, पानी चढ़ाता है ऊपर, वो क्या करते हैं, हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो फिर वाटर को ऊपर लिफ्ट करा देती है, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी हमें बदले में देती है। हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो हमें मैकेनिकल एनर्जी देती है। तो इस तरह से हम इनका क्या कहते हैं, एनर्जी का कन्वर्जन भी कर सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। ओके। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि जो टोटल एनर्जी है, कौन सी? टोटल एनर्जी, हम इसे टोटल एनर्जी भी कह सकते हैं, सिर्फ एनर्जी भी कह सकते हैं, कि जो टोटल एनर्जी है ये कंजर्व रहेगी, ठीक है। मींस ये वाली जो एनर्जी है ये हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। आप इसे कम या ज्यादा नहीं कर सकते। आप इनमें से किसी इंडिविजुअल को कम ज्यादा कर सकते हो। जब आप किसी एक को कम करोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली अपने आप ज्यादा हो जाएगी, और किसी को एक को ज्यादा करोगे तो दूसरी कम हो जाएगी। बट जो हमारे पास नेचर में, जो हमारे पास यूनिवर्स में टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी, मींस कांस्टेंट रहेगी। सपोज दैट कि अगर मैं कह दूं कि 100 जूल है पूरे यूनिवर्स की एनर्जी, 100 जूल तो बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, बट हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि अगर यूनिवर्स में 100 जूल है टोटल एनर्जी, तो 100 जूल रहेगी, वो कम या ज्यादा नहीं होगी। बट ये जो है टोटल इसके, मतलब जो इसके इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, ये कम या ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने सपोज कर लिया कि सपोज दैट कि टोटल एनर्जी 100 जूल है पूरे यूनिवर्स की, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी है उसमें से 10 जूल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी 10 जूल, केमिकल एनर्जी भी 5 जूल, न्यूक्लियर एनर्जी 15 जूल, ठीक है। सबको अलग अलग ले लिया हमने। अब क्या होगा, ये जितनी भी होंगी इन सबका सम, जितनी भी एनर्जीज होंगी, इन अलग अलग एनर्जीज, इनका सम कितना होगा? 100 जूल होगा। अब आप क्या कर सकते हो, आप 10 को 9 कर सकते हो। अगर ये 9 होगा तो इनमें से कोई एक अपने आप बढ़ जाएगी। आप इसको कम करोगे तो और कोई बढ़ जाएगी, किसी को ज्यादा करोगे अपने आप बढ़ जाएंगे, किसी को कम करोगे तो दूसरी बढ़ जाएंगी। बट इन सबका सम जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मींस आप ये जो एनर्जी है, आप ना तो इसे कम कर सकते हो ना इसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मींस इस एनर्जी को ना तो आप और क्रिएट कर सकते हो, ना ही इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, खत्म कर सकते हो या कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक नेचुरल लॉ भी है, ठीक है, क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। जो एनर्जी है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, जो हमारे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। बस आप क्या कर सकते हो, उनकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। जितने भी हमारे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो हम मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी से ही करते हैं, ठीक है।
तो ये था केमिकल एनर्जी भी होती है, ठीक है। केमिकल एनर्जी कहाँ यूज होती है, जैसे आपके ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं, बाइक होती हैं, तो उसमें फ्यूल बर्न होता है, तो वो केमिकल एनर्जी होती है। फिर वो केमिकल एनर्जी जब आप उसे देते हो, मतलब पेट्रोल देते हो, तो रिटर्न में आपको क्या मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, बाइक आगे बढ़ती है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, इस तरह से कई सारी फॉर्म्स होती हैं, हमें सबको डिस्कस नहीं करना, हमें जो मेन पढ़ना है वो है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा कि पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। उसको आप ना तो बढ़ा सकते हो, ना घटा सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो, ठीक है, ना ही मतलब क्रिएट कर सकते हो, पैदा कर सकते हो। बस आप क्या कर सकते हो, उस एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हमें और क्या पढ़ना है, अभी हमें इसमें मैकेनिकल एनर्जी के बारे में और डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी थी उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, किस किस में, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसकी स्टेट है, या तो वो रेस्ट की हो या मोशन की हो, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब अगर मोशन की वजह से कोई एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी, और अगर रेस्ट या पोजीशन की वजह से कोई एनर्जी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम इस मैकेनिकल एनर्जी को भी कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट रहेगी। मींस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप एक क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरी अपने आप कम हो जाएगी, और ये वाली बढ़ाओगे तो ये अपने आप कम हो जाएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो अभी हम इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल्स और देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। पहले ये साफ कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या बात की, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और अब हम ये पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। पहले तो हमने ये देख लिया कि पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि इसी में मतलब टोटल एनर्जी का एक पार्ट है मैकेनिकल एनर्जी, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसकी स्टेट है, चाहे वो रेस्ट हो या वो मोशन हो, उसकी वजह से जो भी वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, उसकी एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की, उस एनर्जी को हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब उसकी स्टेट या तो मोशन की होगी या रेस्ट की होगी, तो वो जो रेस्ट वाली पोजीशन है या स्टेट है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, और मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स में पढ़ते हैं, क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वो ज्यादा या कम नहीं होगी, ठीक है। इतना हम कह के चल रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि इसमें ये कैसे अप्लाई होगी, ठीक है। मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट रह सकती है। देखते हैं, ये कोई भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, मींस h हाइट की कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी एक स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है, बिल्कुल इसके टॉप पर खड़ा है, ठीक है। तो इस वक्त इसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। इस वक्त बात करते हैं इसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने कहा यहाँ पे ये रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, बट कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो कितनी होगी, अगर मैं कह दूं कि इसका मास कैपिटल M है तो इसके पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, ठीक है। अब इस स्टूडेंट ने यहां से जंप लगा दी, मतलब कूद गया यहां से, तो क्या होगा, थोड़ी देर में ये यहां से यहां जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये यहां पर आया तो इसकी कुछ हाइट भी होगी, सपोज दैट ये स्मॉल h हाइट है, ठीक है। अब इस वक्त क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ मोशन भी आ गया होगा, कुछ वेलोसिटी इसने अटेन कर ली होगी, तब इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। इसका एम जी एच स्मॉल एच क्यों, क्योंकि इस हाइट पर है, ठीक है। और मैंने कह दिया कि जब ये यहां पर आया, मतलब जब इसने कूदा तो इसकी वेलोसिटी थी v, ठीक है। अब जब ये और नीचे आएगा, ठीक है, और नीचे आ गया, यहां आ गया, यहां सपोज दैट हाइट मान लेते हैं हम h डैश,
तो इस पोजीशन में क्या होगा, इस पोजीशन में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी से हम कुछ और मान लेते हैं, वी डैश कह देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन लग रहा होगा इस पर, तो हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस और क्या बात होगी, इस बार जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, एम जी एच डैश ये बात है। और ये जब बिल्कुल ही ग्राउंड पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तब इस केस में क्या होगा, इस केस में इसके पास क्या होगा, जैसे ये ग्राउंड को टच करने वाला होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर मान लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल अब ये टच नहीं हुआ है, तो क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लगभग लगभग जीरो होने वाली होगी, क्यों, क्योंकि हाइट भी जीरो होने वाली है। तो इस वक्त इसके पास क्या होगी सिर्फ, ठीक है, इस वक्त कह देते हैं इसका v डबल डैश, तो v डबल डैश का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लगभग लगभग जीरो, क्योंकि हाइट क्या होने वाली है, टेंस टू जीरो में लगभग लगभग जीरो होने वाली होगी ठीक है। तो अब हम बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार कंडीशन हमने ली, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर हम इन चारों का एनालाइज करें और हम इसका कुछ डाटा ले लें और इन्हें कैलकुलेट करें, तो हम देखेंगे कि ये जो सम था ना काइनेटिक और पोटेंशियल का, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा, देखो यहां पर इसके पास क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो। जैसे इसने जंप लगाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, ये कम होनी शुरू हुई, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो से कुछ बढ़ गई, ठीक है। फिर ये सेकंड स्टेट से थर्ड स्टेट में आया, तो जैसे ही सेकंड से थर्ड में आया, पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई क्योंकि हाइट कम हो गई, बट वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, ठीक है। अब जब ये थर्ड से फोर्थ पोजीशन पर आया तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई बट काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब ये ग्राउंड पर टकरा जाएगा तो वो एनर्जी फिर और चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रही थी, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो रही थी, ठीक है, और जैसे ही ग्राउंड लेवल पर टकराएगा तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ी चोट भी लगेगी, आवाज भी आएगी, तो ये जो एनर्जी होगी ये कन्वर्ट हो जाएगी किस एनर्जी में, मतलब ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी ये साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी और वो नेचर में चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमने समझा कि पहले मैकेनिकल एनर्जी आपस में कन्वर्ट हो रही थी, फिर जैसे ही जमीन पर टकराएगा, ग्राउंड से टकराएगा, तो क्या होगा, इससे कुछ मतलब हीट फील होगी, क्यों, क्योंकि इसको चोट लगी होगी तो इसे गर्म गर्म लग रहा होगा, तो कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी वहां पर आसपास में, और एक साउंड भी प्रोड्यूस हुई होगी, आवाज भी हुई होगी जैसे ही जमीन पर टकराया होगा। तो उस केस में फिफ्थ केस मान लो से कि फिफ्थ केस में मैकेनिकल एनर्जी अदर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो अभी हम दोबारा से बात कर रहे हैं स्टेट 1 से लेकर स्टेट 4 के लिए। अगर मैं ये कह दूं कि स्टेट 1 में इसकी टोटल एनर्जी 50 जूल है, ठीक है, टोटल 50 जूल है, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेट हुई होगी ना, तो सेकंड में क्या हुआ होगा, अच्छा ये 50 कैसे रही होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है, ये हमने क्या लिखे, मैकेनिकल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ये 50 जूल। ये अब इसमें काइनेटिक एनर्जी तो जीरो रही होगी, जब ये टॉप पोजीशन पर होगा, तो जीरो प्लस 50, ये 50 टोटल की टोटल क्या रही होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, ठीक है। अभी जैसे स्टेट 2 पर आया तो क्या हुआ होगा, ये जीरो से 10 हो गई, प्लस ये 50 से क्या कुछ ना कुछ कम हो गई होगी, बट अब भी इन दोनों का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। फिर थर्ड स्टेट में आ गए तो ये 10 से इस बार क्या हो गई होगी, ये 30 हो गई होगी, प्लस ये 20 हो गई होगी, ठीक है, और कम हो गई होगी। ये कम क्यों होती जा रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हाइट कम होती जा रही है, ठीक है। ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है हमने पढ़ा था mgh, या मोस्ट एक्यूरेट इसे बोलते हैं mgh को, जो हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। फिर 30 से ये तो हो गई 45, और लास्ट में ये बहुत कम बची, ये चलो इसे 48 कह दो, 48, और ये बची 2, ठीक है। मतलब हम अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रहे हैं बस ये बताने के लिए कि इसका सम जो होगा हर बार वो कितना होगा, वो 50 ही रहेगा, मींस 50 जूल, ठीक है। और जैसे ही जमीन पर टकराएगी
ये सब के सब जीरो, बट ये मैकेनिकल एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये पूरी की पूरी 50 जूल जैसे जमीन पर टकरा जाएगा, पूरी की पूरी 50 जूल साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसकी मैकेनिकल एनर्जी उस टाइम पर हो जाएगी जीरो। क्यों? क्योंकि जब जमीन पर टकराएगा वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, हाइट जीरो हो गई, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो अदर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही है, क्या कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस एग्जांपल को हम एक बार दोबारा समझते हैं और देखते हैं कि हमारा ये कैसे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, इस बार तो हमने डाटा लिया था, इस बार सिर्फ हम फॉर्मूले लिखेंगे इनके लिए। ठीक है, अलग अलग पोजीशन के लिए, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है उसके लिए। ये h हाइट, ठीक है, इसमें इस एक हाइट को मैंने मान लिया स्मॉल x, x हाइट। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी। ठीक है, 0 प्लस mg h। ठीक है, इस पोजीशन पे क्या हो जाएगी, अगर मैं कह दूं यहां पे वेलोसिटी v है, जब ये यहां आ जाएगा, ठीक है, ये कोई वो नहीं है, बस एक स्टेट दिखाई है हमने, तो हाफ m v स्क्वायर प्लस mg, ठीक है, h माइनस x। ठीक है, क्या ये मैं कह सकता हूं h माइनस x? नहीं, ये x अगर मैं यहां से ना मानूं, अगर मैं ये मान लूं कि x हाइट नीचे गिर गया था, ठीक है, x हाइट नीचे गिर गया था, तब मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर प्लस mg h माइनस x। टोटल h थी, ये h नीचे गिर गया, तो ये वाली कितनी बचेगी, h माइनस x, h माइनस x। ठीक है, अब आप और नीचे ले आओ उसे, तो इस तरह से क्या होगी, हम इसके अलग अलग फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। ठीक है, v फेज चेंज हो जाएगी, h माइनस x कुछ और हाइट हो जाएगी, तो इस तरह से लगातार कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। कब? जब आप इसे और ऊपर लेके जाओगे तो। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पर्सन को ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगी, ठीक है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, ये ऊपर जा रही है, ठीक है, तो जब ऊपर जा रही है तो क्या हो रहा होगा, इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड कम हो रही होगी, ठीक है, कम हो रही होगी, और इसकी हाइट बढ़ रही होगी। ठीक है ना, जब आप इसे ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है ना, पहले मैक्सिमम होगी, मतलब आपने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो ये ऊपर गई, फिर क्या होगा, एक टाइम पे जाकर जीरो हो जाएगी, मींस 50 से जीरो होती जा रही है, तो क्या होगा, स्पीड इसकी कम होती जा रही है, बट हाइट इसकी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो जब v घटेगा तो क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, ये क्वांटिटी डिक्रीज होगी, मींस काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, इसकी वजह से हाइट जैसे बढ़ रही है तो mgh हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, मींस काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा तब क्या होगा, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इस किस में कन्वर्ट होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, मींस स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी वो कम होती जाएगी, और उसके बदले में पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या, ये इंटर कन्वर्जन है ऑफ एनर्जी का। ठीक है, पोटेंशियल को काइनेटिक में और काइनेटिक को पोटेंशियल में। मेन हमारे सिलेबस में अभी बस यही है, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये अभी कुछ नहीं है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो ये तो था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये था, इसमें भी हम और भी देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, तो इसे हम और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम इसकी प्रॉब्लम्स लेंगे तो हमें ये और अच्छे से समझ में आ सकता है। तो हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और उसकी हेल्प से भी हम ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को समझ सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जैसे ये हमारा पूरा अगर अर्थ का हो या पूरा यूनिवर्स का हो, ठीक है, तो जो इसकी टोटल एनर्जी है
वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, हमेशा कंजर्व रहेगी। ये ना तो कम होगी और ना ही ज्यादा होगी, सिर्फ कांस्टेंट रहेगी। बस इसकी जो अलग अलग फॉर्म है, ठीक है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ठीक है, इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। अब इसके बाद कुछ हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ओके।